हेलो दोस्तों, मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। आज म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टेंशन में आ चुके हैं। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिटिक फंगस इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटिक मीन्स क्या कि नॉर्मली वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे चारों ओर है। म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है ना, वो ऐसा नहीं कि आज नया है, ऐसा नहीं है, वो पहले से ही है, हमारे आजू बाजू सब जगह पे है। लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है तब जाके वो इन्फेक्शन लगाता है अपने को, तो इसलिए उसको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन 4 मेन बग से होते हैं। एक तो बैक्टीरिया, जैसे कि अगर टाइफाइड हुआ तो वो बैक्टीरिया है। फिर कोरोना वायरस है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो फंगस तीसरा वाला। और चौथा वाला है पैरासाइट, जो मलेरिया है वो पैरासाइट है। तो इन्फेक्शन लगता कैसे है? 3 फैक्टर: होस्ट, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जो बॉडी बग एंड एनवायरनमेंट में बोलता हूँ, तो बॉडी में हमारा बॉडी कितना स्ट्रांग हेल्दी है उस पर डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं। और जो म्यूकोरमाइकोसिस के केस है ना, वो मे बी अराउंड 10,000 के करीब होते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिसको लगता है उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो होस्ट हो गया। फिर आता है ऑर्गेनिज्म, जो फंगस की बात किया, और फिर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और होस्ट में क्या क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात होस्ट की, तो आपकी इम्यूनिटी कम कब होती है? अगर आपको डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल में ठीक से नहीं है, तो वो बहुत ही एक्चुअली डेंजरस चीज़ है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो मेक श्योर कि आपका डायबिटीज़ परफेक्ट कंट्रोल में रहता है। दूसरी बात, स्टेरॉयड, कि अगर आप स्टेरॉयड लेते हैं, जैसे कि अभी कोरोना में स्टेरॉयड काम करता है, तो बहुत सारे लोगों को स्टेरॉयड दिया गया है। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि भाई ये स्टेरॉयड की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस तो सब जगह है, तो लगने की संभावना तो है ही। और अगर आपको कैंसर है, कैंसर की दवाई लेते हैं, एड्स है, अगर आप आईवी ड्रग यूज़र है, या आपने फिर ट्रांसप्लांट करा है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट करा है, तो आप इम्यूनोसप्रेशन लेते ही है, तो वो आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है। फिर अगर आपको लीवर फेलियर है, या फिर किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर आपको थैलेसेमिया है जहाँ पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लेना पड़ता है, तो आपको आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन का ओवरलोड, और उसको ठीक करने के लिए फिर उसकी डेफिरोक्सेमिन करके दवाई भी देनी पड़ती है। तो ये दोनों अगर है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्री मैच्योर बच्चा है तो उसको भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसका भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब इम्यूनिटी कम कब होती है उसकी कैटेगरी है। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है कि एनवायरनमेंट ने, तो मैंने जैसे बताया कि ये सब जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र है, तो आप उससे बचने वाले नहीं है, सब जगह है। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करता है वो फंगस। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर टोर्नाडो आया या ब्लास्ट हुआ कहीं पे, या सुनामी आ गया, तो जैसे हवा में सब कुछ उड़ता है, तो वहाँ से लग सकता है। या फिर आप नंगे पाँव कहीं पे घूमते हैं, जैसे कि बीच पे घूमते हैं, तो वहाँ से धूल, उसकी जो सैंड होती है उसमें से आ सकता है, इन्हेलेशन हो सकता है। तो सब जगह है, बराबर है। जो कूड़ा कचरा होता है वहाँ पे वो बहुत अच्छे पलते हैं, ये फंगस होती है, तो क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से आ सकता है ये कूड़े कचरे में से, या फिर कुत्ते का, गाय का जब भी वो स्टूल होता है वहाँ, उसमें से भी वो आ सकते हैं। तो ये बात हो गई एनवायरनमेंट की। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ से जो ईसीजी की जो लीड होती है, वहाँ से कई बार होने की संभावना होती है। या फिर जो मुंह चेक करने के लिए टंग रिप्रेसर यूज़ करते हैं ना, वुडन का, उससे लगने की संभावना होती है। या फिर एडेसिव टेप लगाते हैं, उससे होने की संभावना होती है। अगर किसी को बर्न्स हो गए, जल गए, तो उसमें जो ड्रेसिंग लगाते हैं कई बार, उससे होने की संभावना होती है। या फिर आपको एक्सीडेंट हो गया और आपकी पूरी स्किन ही निकल गई, तो होने की संभावना होती है। इन नटशेल कि जहाँ पे भी आपका जो नेचुरल प्रोटेक्शन है स्किन का या बॉडी का, इम्यूनिटी का, जब भी डाउन होता है तो वो अंदर घुस जाता है। या फिर ये नाक से घुसता है इन्हेलेशन से, या फिर मुंह से घुसता है, या फिर स्किन से घुसता है, बराबर है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है, ये ज़मीन से अपने में फंगस घुस जाती है। तो ये ट्रांसमिशन की बात हो गई। तो अब बारी आती है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल याद रखना है, बेल्स केडी, BELS KD। तो B फॉर ब्रेन, ब्रेन में होता है, E फॉर आइस, L फॉर लंग्स, S 3 S है, स्किन, साइनसिस और स्टमक, बराबर है। और KD, K फॉर किडनी, और D फॉर डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड मीन्स सब जगह
फैल गया। तो ये बहुत एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर आपको नाक से अंदर गया है तो यहाँ पे नाक में थोड़ा इरिटेशन होगा, फिर काला काला यहाँ पे लेयर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंगस होती है ना वो कैसे आदमी को मारती है कि वो जहाँ से भी घुसेगी वहाँ पे जो आर्टरीज होगी ना, ब्लड वेसल्स, उस पर कब्जा कर लेगी और फिर उसको ब्लॉक कर देगी। तो जब भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो जो पार्ट्स होता है उसको ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है, तो फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो फिर वो पार्ट डेड हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो पार्ट डेड हो गया। अगर आँख होती है, दिमाग होता है, पेट होता है, कहीं पे भी वो अटैक करेगा तो वो आर्टरीज को ख़त्म कर देगा। तो उसी तरह से आपको सिम्टम आएंगे कि यहाँ पे अगर ख़त्म हो गया तो कोई भी चीज़ अगर डेड होती है तो फिर काली हो जाती है, तो आपको यहाँ पे नाक में काले काले लेयर दिखाई देंगे, कई बार जो हार्ड पैलेट होती है वहाँ पे दिखाई देंगे। फिर अगर आपके आँख में गया तो फिर आँख सूज जाती है, आँख की दृष्टि चली जाती है, प्रोप्टोसिस बोलते हैं कि ऐसे बाहर निकल आती है, बराबर। फिर वहाँ से ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन में तो जहाँ पे भी गया उसके बेस पे आपको सिम्टम्स आएंगे। फ्रंटल लोब पे तो उसके मुताबिक सिम्टम्स आएंगे, पीछे होंगे तो उसके मुताबिक सिम्टम्स आएंगे। स्ट्रोक होते हैं, सीजर्स यानी कन्वल्सन्स आते हैं, बराबर है। तो इसको बोलते हैं राइनो ऑप्थेल्मिक सेरेब्रल बोलते हैं उसको। फिर अगर आपने इनहेल किया, नीचे गया, लंग में गया, तो फिर लंग में निमोनिया होता है, फिर खांसी आती है, बलगम में ब्लड आता है। अगर पेट में गया तो पेट में नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होता है। फिर अगर वहाँ पे भी सब कोलन को डेड कर दिया तो फिर आपको परफोरेशन हो जाता है, तो फिर वो सिम्टम्स आते हैं, बराबर है। तो अगर स्किन पे आता है तो स्किन पे अल्सर हो जाते हैं, किडनी पे जाता है तो क्या पेशाब में ब्लड आता है। अगर आपको डिसेमिनेटेड हो गया, पूरी शरीर में फैल गया है, तो फिर आपको फीवर भी आता है, आपका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, बॉडी एक होता है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो जिसको हो गया उसकी तो वाट लग जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी इतनी कम होती नहीं है। तो ये सिम्टम्स की बात हो गई। अभी बात आती है कि उसका निदान कैसे करते हैं। तो निदान में इतना कोई है नहीं, उसको पहले तो कंफर्म करना है कि ये फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं। तो उसके लिए जो टिश्यू होती है उसका सैंपल लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखते हैं। उसका मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे ही कोरोना का PCR टेस्ट है ना, वैसे उसका भी PCR टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बायोमार्कर होते हैं वो कर सकते हैं, कल्चर भी कर सकते हैं। तो वैसे डायग्नोसिस होता है। फिर जहाँ पे भी लोकेशन हो उसके मुताबिक CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। तो ये डायग्नोसिस की बात हो गई। अब ट्रीटमेंट की बात आती है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। एक तो ऑप्शन है सर्जरी, जो भी पार्ट डेड हो गया उसको निकाल देने का, वही सर्जरी है। अगर आँख चली गई तो फिर उसको वो पार्ट को निकाल देने का। अगर स्टमक में चला गया तो फिर वो स्टमक काट के निकाल देने का। अगर पैर में ऐसा हो गया तो फिर पैर काट के निकाल देना पड़ता है। जिसको हो गया उसका बहुत ही म्यूटिलेटिंग सर्जरी होती है, बहुत सारे पार्ट निकाल के फेंक देने पड़ते हैं। और जैसे ही डायग्नोसिस होता है इमीडिएटली एंटी फंगल ट्रीटमेंट चालू करना बहुत ज़रूरी है। एम्फोटेरेसिन B जो है वो IV देते हैं, फिर पोसोकानेजोल है, फिर आइबुप्रोफेनोल है। तो वो दवाई 3 दवाइयाँ ही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी नहीं है अभी, तो थोड़ी अभी ट्रायल में है, लेकिन इतने केसेस नहीं है ना, तो दवाइयाँ भी इतनी नहीं आती है, बराबर है। तो सर्जरी, फिर दवाई, फिर आप मेन थिंग कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते रहिए। जैसे मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में इम्यूनिटी के बारे में बताया है, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो कैसे करना है। एंड आपका जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करना है। जैसे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करना है, स्टीरॉयड हो सके तब तक नहीं लेना है, ट्रांसप्लांट की मेडिसिन को एडजस्ट करना है, लीवर प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट करना है, किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको करना है, थैलेसेमिया है तो उसको भी ट्रीट प्रॉपर्ली करना है, बराबर है। तो अंडरलाइंग कंडीशन को आप प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे तो ये म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने में आसानी रहती है। लेकिन इसकी मोर्टालिटी जो बोलते हैं कि अगर 100 लोगों को हुआ तो उसमें से 50 से ज़्यादा मर ही जाते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन वो होने की संभावना बहुत कम है रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। तो अब बारी आती है कि और ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से थोड़ा फ़ायदा रहता है। फिर समटाइम्स ग्रोथ फैक्टर देते हैं, न्यूट्रोफिल को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रोथ फैक्टर आते हैं, लेकिन अभी उसका कुछ ज़्यादा प्रूव नहीं हुआ है। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस की कैसे ना हो। तो ऑब्वियसली अगर आप बाग में काम करते हैं तो पूरा ग्लव्स पहन के कीजिएगा ताकि वो कुछ चुभ ना जाए। अगर चुभ गया तो सोप पाउडर से क्लीन कर दीजिएगा, बराबर है। तो स्किन का ऐसे ध्यान रखना, फिर ऐसे लंबे स्लीव वाला पहन के ही जाना जहाँ पे एक्सपोजर होने के चांसेस है। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर है
तो फुल स्लीव पहन के जाइएगा और N95 मास्क पहन के आप जा सकते हैं, जैसे आप इन्हेलेशन नहीं करो। इतना पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तब जाके ये करने की स्पेशली आवश्यकता है कि अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, स्टेरॉइड लेते हैं, इम्यूनोसप्रेशन लेते हैं, कैंसर है या कैंसर की दवाई लेते हैं, तो ये सब ध्यान रखने की आपको बहुत ही ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो स्वच्छता, अगर क्लीनलीनेस रखेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस का जो रिलेटिव एक्सपोजर है वो आपके लिए कम हो जाएगा। तो इन नटशेल इट इज़ अ डेंजरस डिसीज़, बट अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो आपको कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। तो दिस इज़ डॉक्टर राकेश शाह फ्रॉम एटलांटा। दिस वाज अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस।